Yes, very good morning, friends. We are on problem number 20 of final accounts. Okay. हाँ, मैंने एज ए होमवर्क आपको नहीं बोला था प्रॉब्लम नंबर 20, बट आपको ट्राई करने के लिए बोला था. ओके. सो कुछ बच्चों ने ट्राई किया है, बट बाकी बच्चों ने ट्राई नहीं किया है. एटलीस्ट रूलिंग तो किया है ना आपने. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. आपने रूलिंग तो किया एटलीस्ट. आई होप. यस, जस्ट अ मिनट. यस, आई होप आपने रूलिंग कंप्लीट किया है. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट का. ओके. अमित भाई एंड नरेंद्र भाई का प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 20. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी एडजस्टमेंट. सीक्वेंस क्या है? फर्स्ट टू लाइंस, देन एडजस्टमेंट्स, देन ट्रायल बैलेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एडजस्टमेंट. Stock on hand on 31st March 2019. This is closing date or opening date? 31st March 2019. Can you please tell me? Yes. बच्चों बताओ, 31st March 2019 is closing date or opening date? Everyone is saying closing date. आपको कैसे पता चला वो? आपने क्वेश्चन रीड किया है. एक तो यहाँ पे बताया उन्होंने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019. ट्रायल बैलेंस भी तब का दिया है 31st March 2019. तो ये क्लोजिंग डेट है बच्चों. ओके. क्लोजिंग डेट पे जो स्टॉक होता है उसे क्या बोलते हो? क्लोजिंग स्टॉक, विच इज 43,000. और क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट हम क्या करते हैं? डायरेक्टली देते हैं. सो अगर आपने रूलिंग किया है तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में ऑलरेडी लिखा है आपने बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो उसके सामने अमाउंट लिखना है 43,000. बाय क्लोजिंग स्टॉक 43,000. एंड सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक इज अवर एसेट, सो बैलेंस शीट एसेट साइड जाएगा. ओके. आई होप अगर आप 11th में देखो या 12th में भी, तो हर प्रॉब्लम में क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट है. ओके. तो दिस इज बेसिक एडजस्टमेंट, ये आना ही चाहिए आप. ओके. हाँ, इतने प्रॉब्लम्स होने के बाद. हाँ, जिन्होंने 11th में नहीं किया है, सपोज 11th में आपने ऑप्शन में छोड़ा था बिकॉज आपको पता था कि एग्जाम नहीं होने वाले, बट अभी 12th में तो आपको स्टडी करनी है. ओके. अभी भी कुछ बच्चों को लगता है सर 12th की एग्जाम की भी गारंटी नहीं है सर. हाँ, बट आई वुड सजेस्ट आपके करियर के एंगल से कि आपको स्टडी करनी चाहिए नॉलेज वाइज, अगर आपको करियर में कुछ करना है. ओके. ओनली 12th इज नॉट योर लाइफ एंड करियर. ओके. मतलब 12th ही करियर एंड लाइफ सब कुछ नहीं है. ओके. उसके बाद भी कुछ होता है, तो तब नॉलेज चाहिए आपको बस. नाउ ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आपने बाय क्लोजिंग स्टॉक. आई होप जिनको फॉर्मेट वगैरह पता नहीं है, दिस इज द बेसिक फॉर्मेट. आपको इतना लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में. हाँ, ये अलग प्रॉब्लम का है. इन द बुक्स ऑफ मेसर्स अमित भाई एंड नरेंद्र भाई होगा. ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019. डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेसेस लेस परचेस रिटर्न बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक. आपको ऑलरेडी लिखना है रूलिंग के टाइम ही. ओके. बाय क्लोजिंग स्टॉक के सामने आई होप आपने अमाउंट लिखा है, और बैलेंस शीट एसेट साइड में भी आपने अमाउंट लिखा है. ओके. आई होप सबको बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन पता है. हाँ, उसके पहले पी एंड एल का देखो फॉर्मेट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019. ये नेक्स्ट पेज पे आना चाहिए. और थर्ड पेज पे बैलेंस शीट. बैलेंस शीट के ऊपर मेसर्स अमित भाई एंड नरेंद्र भाई, उसके नीचे बैलेंस शीट, देन एज ऑन 31st March 2019. मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ प्रेजेंटेशन का? बिकॉज प्रेजेंटेशन भी आपका अच्छा होना चाहिए पहले से ही. कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर प्रेजेंटेशन का बाद में देखेंगे, एग्जाम के पहले देखेंगे. ऐसा नहीं होता है. ओके. अभी से आपको प्रेजेंटेशन अच्छे से करना है. देन लायबिलिटीज रुपीज रुपीज, एसेट्स रुपीज रुपीज, क्लोजिंग स्टॉक आपको लिखना है. ओके. 43,000. हाँ. सो दिस वाज फर्स्ट एडजस्टमेंट. नाउ सेकंड एडजस्टमेंट.
uninsured goods worth rupees 8,000 were stolen. अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ रुपीज 8,000 वे स्टोलन. कहाँ नंबर लिखूं? हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट का नंबर लिखते हैं ना ट्रायल बैलेंस में. तो कहाँ नंबर लिखूं बताओ ना. ये सबको ट्राई करना है. डायरेक्टली इफेक्ट बोल रहे हैं बच्चे. यस, वेरी गुड नेत्रा. ट्राई करना है आपको. वीडियो ऑफ करना है. मोटो E4, आई थिंक आयशा आपने ज्वाइन किया है. जस्ट अ मिनट. अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ रुपीज 8,000 वेर स्टोलन. इसका मीनिंग पता होना चाहिए पहले. ओके. अनइंश्योर्ड गुड्स मीन्स इसका इंश्योरेंस हमने नहीं किया है, इसके लिए हमने इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह कुछ नहीं भरा है. ओके. मतलब इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा क्या बच्चों, ये बताओ मुझे. आपका कॉमन सेंस क्या बोलता है? आपने इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं भरा है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम किसे पूछोगे, किस कंपनी को पूछोगे? तो वो तो नहीं मिलेगा ना. इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम ही नहीं भरा है तो क्लेम भी नहीं मिलेगा. तो 8,000 रुपीज के जो गुड्स थे विच आर स्टोलन, वो तो अनइंश्योर्ड गुड्स थे. ये मीनिंग समझना चाहिए. जिस गुड्स की चोरी हुई है वो अनइंश्योर्ड गुड्स थे. तो गुड्स तो गए. गुड्स गए मतलब फर्स्ट इफेक्ट. फर्स्ट इफेक्ट कहाँ आएगा? हम नंबर तो कहीं पे नहीं लिख सकते, डायरेक्टली इफेक्ट देना होगा. हाँ, तो मैं इफेक्ट डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ. मेरे पास रूलिंग नहीं है, आई होप समझ पाओगे आप. ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख रहा हूँ मैं. दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. बिकॉज अगर बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं ना, तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड जाना है बच्चों. इतना याद रखो. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय गुड्स स्टोलन. अमाउंट कितना है बच्चों? 8,000. ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको क्या करना है? बाय गुड्स स्टोलन 8,000. न्यू स्टूडेंट्स, आज का एक लेक्चर आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करो. ओके. ये प्रॉब्लम आप क्या करो, ये प्रॉब्लम मत लिखो. प्रॉब्लम 20. ओके. सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करो. नेक्स्ट प्रॉब्लम से आप लिखना स्टार्ट करो. यस. बाय गुड स्टोलन 8,000. ये तो एक इफेक्ट हो गया. एक इफेक्ट हमने कैसे निकाला? सर गुड बिजनेस से जा रहे तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड जाना चाहिए, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड मैंने लिख दिया है. आपको क्या लगता है सेकंड इफेक्ट क्या होना चाहिए? 8,000 के गुड्स चोरी हुए हैं, आपने तो गुड्स गए इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आपने लिख दिया है बाय गुड्स स्टोलन 8,000. तो बच्चों ये जो गुड्स स्टोलन है, 8,000 के गुड्स जो चोरी हुए हैं, ये लॉस है ना बच्चों. ये पैसे मिलने वाले हैं क्या? समझ रहा है कि मैं क्या पूछ रहा हूँ? ये आपको पैसे मिलने वाले हैं नहीं ना. दिस इज लॉस. लॉस कहाँ जाएगा बच्चों? लॉस कहाँ जाएगा? बिजनेस के लिए तो लॉस है ना. तो लॉस जाएगा पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड. सपोज दिस इज योर पी एंड एल अकाउंट. आप लिख सकते हो टू लॉस ड्यू टू थेफ्ट. मतलब जो चोरी हुई है ना, उसके वजह से लॉस हुआ है 8,000 का.
हाँ, आप क्या करो, मिनिमम आपको 1 लाइन ब्लैंक छोड़ना है। P&L अकाउंट में फर्स्ट लाइन आपको ब्लैंक छोड़नी है, बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा। ओके, टू लॉस ड्यू टू थेफ्ट। हाँ, आपको ये इंग्लिश बाद में नहीं समझेगा ऐसा लग रहा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ब्रैकेट में गुड्स स्टोलन, उसके रिलेटेड है ये। आपको लगेगा ये आइटम ही नहीं है, कहाँ से आ गया, ब्रैकेट में लिखो। एग्जाम में मत लिखो ये गुड स्टोलन वाला ब्रैकेट में, बट आपको समझने के लिए गुड स्टोलन बोल के लिख सकते हो आप। ये नया एडजस्टमेंट है, हमने एक एडजस्टमेंट पहले देखा था, बट उसमें इंश्योरेंस क्लेम मिलने वाला था, याद है क्या बच्चों? आई थिंक गुड्स लॉस बाय फायर था वो। आई होप एवरीवन रिमेम्बर्स। यस, तब भी गुड्स गए थे। गुड्स लॉस बाय फायर मतलब आग लगी तो गुड्स गए ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड को आपने क्या लिखा था, बट इंश्योरेंस क्लेम भी मिलने वाला था थोड़ा, तो इफेक्ट्स वहां पे अलग थे। लॉस बाय थेफ्ट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉस बाय थेफ्ट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यस। सो आई होप आपने इसे स्टार मार्क किया है। न्यू एडजस्टमेंट है। हाँ, इफेक्ट क्या दिया है, जस्ट आई एम रिवाइजिंग, कॉन्सेंट्रेट करो। एक तो गुड्स गए, आपको कहाँ जाना है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ये तो क्लियर होना चाहिए। अब सेकंड इफेक्ट सोच रहे हो आप, मीनिंग क्या है, देखो गुड्स चोरी हुए हैं 8,000 के अनइंश्योर्ड गुड्स, तो ये तो अपना लॉस है ना बच्चों। गुड्स गए इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड मैंने लिखा है, वो 100% करेक्ट। बट सेकंड इफेक्ट क्या होगा, लॉस है इसलिए P&L अकाउंट डेबिट साइड। ओके, यस। नेक्स्ट, क्रिएट RDD एट 2% ऑन सन्ड्री डेटर्स। ये क्या करोगे आप, नंबर लिखोगे, डेटर्स ट्रायल बैलेंस में होगा, नंबर 3 लिखो। डेटर्स कहाँ पे है, मुझे नहीं मिल रहा है। हाँ, थर्ड नंबर पे ये नंबर 3 लिखो। नंबर 3 लिखो। RDD के लिए डेटर्स को नंबर 3 लिखना है। RDD को नंबर नहीं लिखना है बच्चों, डेटर्स को नंबर लिखना है। कुछ बच्चे RDD होता है ना, वही नंबर लिख देते हैं RDD के लिए, डेटर्स को नंबर लिखना है। उसके बाद, Mr. Patil, our customer became insolvent and could not pay his debts of 500. ये तो मुझे ही नहीं समझ रहा है, क्या करें बताओ, आप ही बताओ, मुझे नहीं समझ रहा है। मिस्टर पाटिल एक कस्टमर है, हाँ अवर कस्टमर, ओके। बिकम इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है, whose liabilities are more than his assets। मतलब जैसे विजय माल्या, उसके लाइबिलिटीज लोन ज्यादा है एसेट से, वो लोन रिपे नहीं कर पा रहा है। हाँ, इन मराठी वी कॉल इट एज दिवाळखोर। पैसे ही नहीं है उसके पास, पेमेंट कैसे करेगा। हाँ, तो ये मिस्टर पाटिल भी वैसा ही है, उसके पास पैसे नहीं है, एंड कुड नॉट पे हिज डेट्स ऑफ 500। दिस इज नथिंग बट बैड डेट्स। व्हाट? बैड डेट्स, इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर्स। 500 रुपीज आर बैड डेट्स। ओके, उनकी लैंग्वेज अलग है, बट दिस इज बैड डेट्स ओनली। ओके, आपने आई होप बैड डेट्स का एडजस्टमेंट तो देखा है पहले। हाँ, वही है, दैट्स इट। यस, नंबर कहाँ लिखोगे बैड डेट्स के लिए बच्चों, नंबर कहाँ लिखोगे, डायरेक्टली इफेक्ट तो दे सकते हो बट नहीं देना है आपको। ओके, बिकॉज नंबर लिख सकते हो ना, ट्रायल बैलेंस में नंबर कहाँ लिखोगे, बताओ ना मुझे। डेटर्स को नंबर लिखना है, नंबर 4। समझ रहा है क्या बच्चों? मिस्टर पाटिल कस्टमर है, उससे 500 रुपीज रिसीवेबल थे, दैट मीन्स वो डेटर्स में था ना, तो डेटर्स के रिलेटेड एडजस्टमेंट है। ओके, बैड डेट्स। हाँ, डेटर्स के लिए मैं और कुछ नाम बोलता हूँ आपको, लिख लो नोटबुक में, ऊपर कहीं पे मार्जिन में वगैरह जगह रही ना, तो आप लिख लो।
सन्ड्री डेटर्स बोलते हैं इसे, कभी कभी सिर्फ डेटर्स भी बोलते हैं, कभी कभी ट्रेड रिसीवेबल्स बोलते हैं, ये लिख लो आप, ये सब एक ही है। या कस्टमर्स भी बोलते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स में कस्टमर्स बोल के देते हैं। These are nothing but debtors only. ओके, लिख लो बच्चों, ट्रेड रिसीवेबल्स, कस्टमर्स, डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। ये सब एक ही है। ओके, ऐसे ही मैं क्रिएटर्स का भी लिख के दूं क्या? क्रिएटर्स का भी लिख लो ना वहीं पे, सन्ड्री क्रिएटर्स। आपको वर्ड्स पता होने चाहिए, मीनिंग सेम ही है। सन्ड्री क्रिएटर्स, क्रिएटर्स, ट्रेड पेबल्स एंड सप्लायर्स। क्रेडिटर्स मतलब पेएबल्स ऐसे बोलते हैं ना, तो वही ट्रेड पेएबल्स। एंड डेटर्स मतलब रिसीवेबल्स, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स। और डेटर्स को हम कस्टमर्स भी बोल सकते हैं, बिकॉज कस्टमर से ही रिसीवेबल होता है हमें। और क्रेडिटर्स को हम सप्लायर्स बोलते हैं, बिकॉज जो भी सप्लायर्स होते हैं, हमें जो भी गुड्स सप्लाई करते हैं, उन्हें ही पेएबल होगा ना अमाउंट। ओके, यस, सो यू शुड नो दीज वर्ड्स फ्रॉम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू एंड as well as syllabus point of view, because 12th में भी कभी कभी कस्टमर्स एंड सप्लायर्स ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, तो बच्चों को समझता ही नहीं है कि कस्टमर्स और सप्लायर्स कहाँ से आ गए ट्रायल बैलेंस में। हाँ, तो तब पैनिक नहीं होना है आपको। यस, आई होप आपने डेटर्स को नंबर लिखा है। नेक्स्ट, नंबर 5, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट एंड सैलरी। चलो नंबर लिखो रेंट एंड सैलरीज को। रेंट एंड सैलरीज इधर ही है ना, नंबर 5 एडवर्टाइजमेंट के नीचे है, देखो। यस, एडवर्टाइजमेंट का एडजस्टमेंट भी बहुत अच्छा है। जिन्होंने भी ट्राई किया है ना ये क्वेश्चन, हाँ उनको पता रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों, मैं इतना ही बोलूंगा, बहुत बहुत अच्छा है। ओके, फ्रॉम रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू यू शुड रिवाइज दिस क्वेश्चन। प्लीज राइट रिवाइज बिफोर एग्जाम, ऐसे लिख के रखो प्रॉब्लम नंबर 20 को। अमित भाई एंड नरेंद्र भाई का प्रॉब्लम, रिवाइज बिफोर एग्जाम, ऐसे लिख के रखो वहां पे। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, बिकॉज ट्रायल बैलेंस में भी बहुत अच्छा आइटम्स है। ओके, आप बाद में ऑब्जर्व करोगे, जिन्होंने ट्राई किया उनको तो पता ही है, बट जिन्होंने ट्राई नहीं किया उनको समझेगा जब हम देखेंगे। यस, डेप्रिशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग एंड फर्नीचर। फैक्ट्री बिल्डिंग एंड फर्नीचर को नंबर लिखो। फैक्ट्री बिल्डिंग एंड फर्नीचर नंबर 6। फैक्ट्री बिल्डिंग, फर्नीचर कहाँ पे है? यस, नंबर 6। यस, इतना किया है क्या आपने? हमने क्या किया, एडजस्टमेंट रीड करके सिर्फ नंबरिंग किया है। और जो एडजस्टमेंट का नंबर कहीं पे नहीं लिख सकते, जैसे क्लोजिंग स्टॉक का नंबर नहीं लिख सकते कहीं पे भी, तो डायरेक्टली इफेक्ट दे हमने दे दिए हैं। एडजस्टमेंट के मिनिमम 2 इफेक्ट होते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 2 के रिलेटेड भी वैसा ही किया है हमने। अनइंश्योर्ड गुड्स व्हिच वर स्टोलन, हमने डायरेक्टली इफेक्ट्स दे दिए हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड P&L अकाउंट डेबिट साइड, दोनों इफेक्ट हमने दे दिए हैं, बिकॉज नंबर कहीं पे भी नहीं लिख सकते ट्रायल बैलेंस पे, बाकी हमने नंबर लिख दिए हैं। ओके, सो कैन वी स्टार्ट विथ ट्रायल बैलेंस नाउ? ट्रायल बैलेंस में हम क्या करेंगे, डेबिट बैलेंस से स्टार्ट करेंगे, डेबिट बैलेंस। ओके,
यस, डेबिट बैलेंस में आपको शॉर्टकट क्या याद रखना है? डेबिट बैलेंस एक तो एसेट को होता है बच्चों, या एक्सपेंस को होगा। एसेट होगा तो एसेट साइड जाएगा, एक्सपेंस होगा तो आपको सोचना है कि ट्रेडिंग जाएगा या P&L जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड जाएगा या P&L अकाउंट डेबिट साइड। ओके, दिस इज द शॉर्टकट यू शुड रिमेम्बर। फर्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी। आप ही बताओ कहाँ जाएगा? सोचो, प्लांट एंड मशीनरी। वेरी गुड, वेरी गुड। बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? वेरी गुड, सबको आंसर देना है। वेरी गुड। हर्ष, राधिका, तरुण, समर्थ, अनिकेत, वैष्णवी, नेत्रा, प्रताप, अपर्णा, भाग्यश्री, गौतमी, ऐश्वर्या। वेरी गुड, फैंटास्टिक। गोपाल, वेरी गुड। बैलेंस शीट एसेट साइड, आपको बैलेंस शीट एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी लिखना है। ओके, आई होप एवरीवन नोज बैलेंस शीट एसेट साइड। सपोज बैलेंस शीट ये है तो एसेट साइड यहाँ पे है, प्लांट एंड मशीनरी। मेरे जैसे शॉर्टकट में मत लिखो, एडजस्टमेंट नहीं है ना तो आउटर कॉलम में लिखो 2,80,000 आउटर कॉलम डायरेक्टली। हाँ, ऑलरेडी आपने क्लोजिंग स्टॉक लिखा होगा, उसके नीचे लिखो प्लांट एंड मशीनरी 2,80,000। एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए डायरेक्टली आउटर कॉलम। यस, नेक्स्ट, फैक्ट्री बिल्डिंग। हाँ, एडजस्टमेंट है मुझे पता है, बट ये कहाँ जाएगा ये बताओ। एडजस्टमेंट बाद में देखेंगे, फैक्ट्री बिल्डिंग कहाँ जाएगा? फैक्ट्री बिल्डिंग तो एसेट है ना, प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, दीज आर एसेट्स। ओके, बैलेंस शीट एसेट साइड जाएगा। बिल्डिंग है, हाँ, कुछ बच्चे फैक्ट्री पे फोकस कर रहे हैं, फैक्ट्री पे। फैक्ट्री एक्सपेंसेस नहीं है वो, फैक्ट्री की बिल्डिंग है। बिल्डिंग, बिल्डिंग इज और एसेट ना। हाँ, अब जिस भी घर में बैठे हो, ओके, वो भी एक बिल्डिंग है सपोज, तो वो एसेट है ना। समझ रहा है क्या? दिस इज नॉट फैक्ट्री एक्सपेंस। हाँ, हाँ, बिल्डिंग ऐसा नहीं कि हर मंथ आप और हर वीक में या हर ईयर में आप परचेस कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है बिल्डिंग। ओके, दिस इज एसेट। तो फैक्ट्री बिल्डिंग, बैलेंस शीट एसेट साइड। इनर कॉलम में आएगा बिकॉज एडजस्टमेंट है, 75,000 इनर कॉलम। ओके, दिस इज आवर एसेट, फैक्ट्री बिल्डिंग इज आवर एसेट बिकॉज बिल्डिंग है। सपोज आपके पास भी एक बिल्डिंग है, तो वो आपका एसेट है। फैक्ट्री वर्ड वहां पे है, करेक्ट है राधिका, फैक्ट्री वर्ड है तो कोई क्या प्रॉब्लम है? फैक्ट्री के लिए भी एक बिल्डिंग हो सकती है ना, बट दैट इज एसेट ओनली। ओके, दैट इज एसेट ओनली, वो एसेट ही है। ओके, हाँ, फैक्ट्री के रिलेटेड अगर फैक्ट्री रेंट होगा, फैक्ट्री के कुछ एक्सपेंसेस हो गए, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड जाएगा। यस, अब एडजस्टमेंट नंबर 6 क्या है? डेप्रिशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग बाय 2,500। डेप्रिशिएट मीन्स टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट, करेक्ट। डेप्रिशिएट मीन्स टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट। तो आपको क्या करना है? लेस लेस डेप्रिसिएशन 2,500। आउटर कॉलम कितना आएगा? 72,500। यस, हाँ। अब ये डिप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट बताओ बच्चों। ये तो फर्स्ट इफेक्ट हुआ डिप्रिसिएशन, सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। डिप्रिशिएट मींस टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट, इसलिए हमने लेस किया है। एसेट की वैल्यू कम होना, ये लॉस है ना, तो कहाँ जाएगा? P&L अकाउंट डेबिट साइड। P&L अकाउंट डेबिट साइड में लिखना है आपको। सपोज दिस इज योर P&L,
हाँ, आपको इतना पता होना चाहिए, एडजस्टमेंट आपने रीड किए हैं तो डेप्रिसिएशन 2 एसेट पे है, तो प्रेजेंटेशन कैसे करोगे आप? टू डेप्रिसिएशन ऑन पूरा लिखो, शॉर्टकट यूज मत करो। टू डेप्रिसिएशन ऑन ऐसे लिख के आप अंडरलाइन करो, उसके नीचे फैक्ट्री बिल्डिंग, बिकॉज और एक एसेट पे डेप्रिसिएशन है ना, तो इनर कॉलम में लिखोगे 2500, ओके। और एक एसेट पे डेप्रिसिएशन आएगा तब यहाँ नीचे ऐड करना है आपको, टू डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग 2500 इनर कॉलम में। हाँ, अब इसके रिलेटेड मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ, क्या मैं दे सकता हूँ? यस और नो? कैन यू प्लीज से यस और रेज योर हैंड? यस। सुनो ना बच्चों, हाँ, आपने नॉर्मली जैसे आप डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट लेते हो हर एसेट के लिए, आपने पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड बोला, बट एक व्यू ऐसा भी हो सकता है कि सर ये फैक्ट्री बिल्डिंग है, दिस इज नॉट नॉर्मल बिल्डिंग, सर ऑफिस की बिल्डिंग नहीं है, फैक्ट्री की बिल्डिंग है, तो इसका डेप्रिसिएशन सर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड जाना चाहिए, ऐसा कुछ बच्चे बोल सकते हैं, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ओके, वो भी करेक्ट है, मैं नहीं बोलता हूँ उसे, समझ रहा है क्या? फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन अगर आप लॉजिकली सोचोगे, लॉजिकली, और कुछ ऑथर्स को पूछोगे तो वो बोलेंगे कि सर आपको ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में लेना चाहिए। सर फिर आपने तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड में लिख दिया है, दिस इज एज पर बोर्ड, ओके, पुणे बोर्ड। हाँ, मैं आपको क्यों लॉजिकली नहीं बता रहा हूँ, मतलब लॉजिकली बता रहा हूँ बट लिख के नहीं दे रहा हूँ, लॉजिकली विच इज करेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड वाला वो करेक्ट है, बिकॉज फैक्ट्री बिल्डिंग है ना, बट वो लॉजिक और प्रैक्टिकली क्या होता है वो सब हम देखते बैठे तो पुणे बोर्ड वाले मार्क्स नहीं देंगे ना, पुणे बोर्ड क्या करता है, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड, और आपको तो टेंशन भी नहीं है ना, आपको क्यों टेंशन लेना है, आप डेप्रिसिएशन ऐसे भी पी एंड एल में लेते हो, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड में ले लो, समझ रहा है क्या? बट अगर कॉलेज में या अदर फैकल्टीज या कोई ऑथर के बुक में आप देखते हो ना, तो फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन आपको ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में दिख सकता है, 100% नहीं है, कुछ ऑथर्स पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड में भी लेते हैं, ओके। तो मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, आपको क्या करना है, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड ही लेना है, बट लॉजिकली विच इज करेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड वाला। लॉजिक समझा क्या, बताओ, लॉजिक समझा क्या? फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड जाना चाहिए था। हाँ, बट हम वैसे करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, हम क्या करेंगे, हम पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड लेंगे, बिकॉज डेप्रिसिएशन हम क्या करते हैं, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड ही लेते हैं। तो कहाँ लोगे आप, बताओ, चलो टाइप करके बताओ, आप कहाँ लोगे? कितने बच्चों को समझा है, मुझे भी समझना चाहिए ना, आप कहाँ लोगे, ट्रेडिंग या पी एंड एल, इतना बताओ, आप कहाँ लोगे? यस, पी एंड एल अकाउंट, वेरी गुड, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। हाँ, तो आज के लिए हम यहीं रुक रहे हैं, आपको बाय करना है बच्चों, कल से और थोड़ी स्पीड इंक्रीज होगी, ओके। यस, बाय करना है बच्चों, कल रेगुलर टाइमिंग, आफ्टर फ्यू डेज मैं 1 आवर के लेक्चर्स लेने वाला हूँ, ओके। आई होप यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ओके, बी रेडी फॉर इट। यस, बाय बाय एंड थैंक यू।